आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर यानी बीए सेकंड ईयर के लिए राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका हम 9वां पाठ पढ़ेंगे। संघ व्यवस्था जिसकी प्रकृति यानी अपना जो संविधान है उसकी व्यवस्था क्या है, अर्थात उसका कौन सा सरकार का कौन सा प्रकार है वो हमारे भारत में जो है प्रयोग में लाया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संघ व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण पाठ भी है, इसलिए आप सभी इस पाठ को अच्छे से तैयार करें। आगे की आने वाली परीक्षाओं में भी ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे भारतीय राज्य व्यवस्था जो बुक है ये आने वाली परीक्षाओं में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की कोई तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से कोई तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था जो बुक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक जो है वो छांट करके मैंने आपके लिए इससे एक्स्ट्रा भी यानी जो है लगभग 2-3 राइटर्स की जो बुक है उन बुक्स में से आपके लिए तैयार किया गया ये नोट्स है, तो आप इसको अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो बनने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इससे पहले हमने जो इकाई का यानी जो क्वेश्चन पढ़े थे, फर्स्ट इकाई के जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो सारे 2023 के लिए और आने वाले आगे भी जो परीक्षाएं हैं 2024 है 25 है उनके लिए भी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए 50 जो है मुख्य मुख्य प्रश्न छांट करके दिए गए हैं, वो भी आप देख लें ताकि उनसे क्या है कि आपका सिलेबस कवर हो जाए एक बार में ही और जो प्रश्न आने वाले हैं वो उसमें आ जाए। आपके लिए इस पर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी यानी बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के और बीए फाइनल तक की जो एग्जाम्स है उनके लिए पढ़ाए जाते हैं। हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल है। हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल में बीए फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस हो गया है। हिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर, पर्यावरण, कंपटीशन की क्लासेस, इनके अलावा गांधी जीवन और दर्शन, ये जो पाठ है इनके जो पेपर हैं वो आपके लिए अवश्य ही करवाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि इसी प्रकार वीडियो बनेंगे और आपका जब सहयोग रहेगा तो अवश्य ही आपकी मंजिल भी अच्छी तरह से यानी प्राप्त हो जाएगी और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगी। तो आइए देखते हैं आज के इस पाठ को और कैसा पाठ है। इस पाठ में आपको सबसे पहले हमें देखना है कि संघ व्यवस्था क्या है। संघ व्यवस्था भारत में, आप भारतीय संविधान है तो उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक यानी बहुत सारे संघ मिलकर के भारत राज्य बना है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। देखिए आने वाले आगे की परीक्षाएं हैं तो उनमें से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से नहीं है, तो जैसे मान लो उसमें से एक शब्द दे दिया संघ राज्य और एक वो दे दिया राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ जो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो शब्द है, ये तो हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन संघ राज्य शब्द है वो उसमें लिखा हुआ नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। यहां से ही प्रश्न बन जाता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? प्रथम अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? प्रथम अनुच्छेद में। भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है और संघ राज्य समझौतों का परिणाम भी नहीं है। इसलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत के जितने भी जो राज्य थे वो एक समझौता करके और कुछ समय के लिए और इसमें ये इकरारनामा किया गया हो कि भाई जब चाहे हम भारत से अलग हो सकते हैं। इस प्रकार का कोई इकरारनामा, इस प्रकार का कोई समझौता नहीं किया गया है। इसलिए भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे अपने भारत में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके और 29वां राज्य है तेलंगाना बनाया गया था। वर्तमान में तो 28 ही रह गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी बदल दिया गया है। तो यानी जो है 29वां राज्य जो है आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 2 जून 2014 को। अब जैसे मान लो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश से विभाजन करके कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। तो ये भी अच्छी बात है। जैसे अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया और उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए गए। अभी वर्तमान में जो 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं। तो पहले कितने थे? 29 और 7 थे। 29 और 7 थे, तो इनमें से क्या हुआ? एक राज्य कम हो गया, एक तो राज्य कम हो गया।
अब उनमें से जैसे संघ क्षेत्र में जैसे जम्मू कश्मीर भी था उनमें से, और एक और बढ़ गया जम्मू कश्मीर की जगह, साथ में जम्मू और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो बढ़ गया, तो 8 हो गए। यानी 29 और 8 की जगह अब 29 और 7 की जगह अब 28 और 8 हो गए हैं। 28 तो संघीय क्षेत्र हैं और केंद्र शासित प्रदेश जिनको कह सकते हैं, और 28 है राज्य हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता क्या हुई। भारतीय जो संविधान है, संविधान के द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, उसके आधार पर दो तरह की शासन व्यवस्थाएं आती है, एक तो एकात्मक शासन और एक संघात्मक शासन। संविधान में चाहे कहीं का भी संविधान ले लो, उसमें दो तरह के शासन, दोनों में से एक तरह की शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, और कईयों में जो है बीच की शासन व्यवस्था भी अपनाई जाती है। तो यानी 3 प्रकार की हम यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो एकात्मक शासन, संघात्मक शासन और इनके बीच का यानी मध्यम एकात्मक संघात्मक शासन भी उसे कह सकते हैं, ये संघात्मक एकात्मक शासन भी। तो 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हम देख सकते हैं, उसमें 3 प्रकार के शासन व्यवस्थाओं के लक्षण। अब हम अलग अलग देखेंगे कि संघ व्यवस्था जो है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, उसके लक्षण क्या होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था हम कहते हैं कि हमारी भारत की संघीय सरकार है, या जैसे मान लो अमेरिका में संघीय सरकार है, या किसी भी जैसे मान लो देश में संघीय सरकार है, उसके बारे में यदि हम उदाहरण स्वरूप कहते हैं तो वो संघीय सरकार है क्या। तो संघीय सरकार क्या होता है कि संघवाद वो होता है जिसमें राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन है वो 2 सरकारों के बीच में हो जाता है, एक तो केंद्र सरकार के बीच में, एक राज्य सरकार के बीच में। अब यदि हम कहेंगे हमारे भी केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है, लेकिन कई जो है दूसरे जो देश है जहां पर पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था है, उस संघात्मक व्यवस्था से काफी फर्क है। हमारी जो राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में फर्क है। तो जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था की 2 विद्वानों ने बहुत अच्छी परिभाषाएं दी है, और उनमें से पहला है फाइनर। फाइनर क्या कहता है? फाइनर कहता है कि यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्र में। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है कि जिसमें सत्ता और शक्ति है, एक तो स्थानीय क्षेत्रों में होती है और एक जो है केंद्र में निहित होती है, 2 चीजें होती है। डायसी कहता है कि संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी जैसे यूं कह सकते हैं कि संघ, यानी यूं कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाना ही क्या होता है, संघीय शासन की व्यवस्था माना जा सकता है। तो ये दोनों की परिभाषाएं हैं। अब संघात्मक शासन व्यवस्था है तो उसके प्रमुख लक्षण क्या है। संघात्मक शासन व्यवस्था का पहला जो लक्षण है वो है लिखित होना चाहिए संविधान और कठोर होना चाहिए, उसमें ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी जैसे संविधान के विपरीत कुछ भी नहीं किया जा सकता। तीसरा है संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों को सरकारी संस्कार सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन। तीसरा संघात्मक व्यवस्था का है केंद्र सरकार और इकाई सरकारें या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कह सकते हैं, उनके बीच शक्ति है वो विभाजित होनी चाहिए। चौथा है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय और उच्च सदन का राज्य सदन होना। ये 4 जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। अब इसमें से भारत में कितनी है वो हमें अभी देखना है कि भारत में इनमें से कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो संघ व्यवस्था को परिलक्षित करती है कि भारत में एक संघीय शासन व्यवस्था है। इसको परिलक्षित करने वाली या इसको दिखाने वाली कौन कौन सी, इन 4 में से कौन कौन सी है। तो हम आइए देखते हैं कि भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण है। पहली बात तो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन अपन ने अभी देखा है, उसका लक्षण है भाई विश्व के जो दूसरे संविधान है उनकी तरह भारत का संविधान है, उसमें भी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कैसे? जैसे मान लो 3 सूचियों में विषय हैं, जैसे संघ सूची है, संघ सूची में 57 विषय हैं जिन पर संसद कानून बनाती है। दूसरी राज्य सूची है जिनमें 66 विषय हैं जिन पर राज्य सरकार या राज्य की व्यवस्थापिका कानून बनाती है। एक तीसरी जो सूची होती है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। तो यानी संघीय जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो पहला लक्षण तो हम इसको देख रहे हैं, पहला लक्षण तो बिल्कुल आ रहा है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता। ये लक्षण आपने देखा है कि भाई जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है तो उसमें संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, और भारतीय संविधान में ये पूर्ण रूप से है। भारतीय संविधान जो है इस देश का सर्वोच्च कानून है और इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी है, सभी सरकारों को लागू करना पड़ता है, सभी को मानना पड़ता है, केंद्र हो चाहे सरकार राज्य सरकार हो।
किसी के द्वारा भी इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और भारतीय संविधान यानी अपना जो भारत है, भारत देश में कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं, तो संविधान की सर्वोच्चता भी है, यानी शक्तियों का विभाजन भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है। तीसरा है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, ये भी अपने है। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में काम करने के लिए स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। राज्यों में उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनकी व्यवस्थाएं है अपने यहाँ पर, जिन्हें संविधान विरोधी कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी है। न्यायालय की ये व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतः अनुकूल है। तो तीन व्यवस्थाएं तो अपने बिल्कुल अनुकूल है। तो इसलिए केबी राव क्या कहते हैं कि हमारा संविधान जो है सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। यानी जैसे सोवियत संघ का जो संविधान है, या जैसे सोवियत संघ यानी यूके का और स्विट्जरलैंड का, इनका जो संविधान है इनको संघात्मक संविधान माना जाता है, पूर्णतः संघात्मक संविधान माना जाता है। तो इस दृष्टि से तो हमारा संविधान है वो इनसे भी ज्यादा संघात्मक है। तो तीन दृष्टियों में तो संघात्मक है। चौथा है इसमें लिखित और कठोर संविधान। लिखित और कठोर संविधान, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से यह कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका है। तो यूं कह सकते हैं कि संविधान भी कठोर है, हालांकि अपना भारत का संविधान है वो अत्यंत कठोर नहीं है। जैसे अमेरिका का संविधान है उसकी तरह उतना कठोर भी नहीं है, और यानी जो इंग्लैंड का संविधान जितना लचीला है उसकी तरह लचीला भी नहीं है। तो यानी हमारा जो है संविधान जो है वो बीच का संविधान है, मध्यम संविधान है, जिसमें लेकिन ये कहता है कि कठोर संविधान होना चाहिए। पांचवी बात है उच्च सदन, राज्यों का सदन होना। उच्च सदन जैसे राज्यसभा और लोकसभा जो है दो होती है, इनमें से एक उच्च सदन को राज्य सदन या राज्यों का सदन कहा जाना चाहिए, यानी राज्यसभा को। भारतीय संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा है, जो राज्यों का सदन है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर नहीं होकर के जनसंख्या के आधार पर करता है। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं तो उनमें क्या होता है कि चाहे वो राज्य छोटा है या बड़ा है, सबका समान रूप से प्रतिनिधित्व रहता है। लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। वहां यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो है उनका प्रतिनिधित्व रहता है। जनसंख्या के आधार पर ही इनके जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, उनके वोट भी वहां की जनसंख्या के आधार पर ही वोटों की जो काउंटिंग होती है, उनका वैल्यू जो होता है वो भी उनके आधार पर गिरा जाता है। तो संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। तो इनका मतलब यह है कि इन 500 पॉइंटों के आधार पर हम अपने भारत के संविधान को संघात्मक शासन कह सकते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, हमारे भारत का संविधान संघात्मक नहीं है, हमारे भारत का संविधान तो एकात्मक है। तो एकात्मक संविधान के पक्ष में वो है, एक तो पीटी चाको और पीएस देशमुख है, ये दोनों जो है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया शरीर से संघात्मक है लेकिन आत्मा से एकात्मक है। यानी हमें संघात्मक व्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन अपने भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था दिखाई दे रही है लेकिन है नहीं, आत्मा से, यानी वो एकात्मक ही है। और पीएस देशमुख भी यही बात कहते हैं कि जो संविधान बना है वे संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। इस प्रकार का प्रश्न आपके आ सकता है कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है, ये किसने कहा? तो इसका अर्थ है कि वो विद्वान जो है पीटी चाको ने कहा था। तो अब हम इसको एकात्मक संविधान सिद्ध करने के पक्ष में अपने अपने विद्वानों ने क्या क्या तर्क दिए हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार के एकात्मकताएं दृष्टिगोचर होती है। एक तो भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित और एक भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित। अंतरंग में यानी जैसे भारतीय संविधान में उनकी व्यवस्था है, भारतीय संविधान में उनकी व्यवस्था है, कुछ जो होती है व्यवहारिक होती है। व्यवहारिक रूप से भी यदि उनको देखा जाता है तो भी वो क्या होता है कि एकात्मक लगता है। तो हम एक तो सैद्धांतिक रूप से और एक व्यवहारिक रूप से दोनों तरीके से देखते हैं। सैद्धांतिक का मतलब है कि उनका विवरण जो है हमारे भारतीय संविधान में दिया हुआ है। बहिरंग का मतलब है कि यहाँ पर जैसे व्यवहार में जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ नहीं, भारतीय संविधान में मान लो मूल संविधान जब बना था उसमें उनकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है कि बाद में संशोधन करके या अन्य जो जैसे अभ्यास के रूप में, या जिनको यूं कह सकते हैं कि अन्य व्यवहारिक तौर पर जो है जिन संस्थाओं का या जिन कानूनों का निर्माण किया गया है उनके आधार पर भी हमारे भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो है, हमारे भारत की जो सरकारी व्यवस्था है वो एकात्मक सिद्ध होती है। तो एकात्मक सिद्ध होने के लिए हमें दो तरह से काम में लेने होते हैं। सबसे पहले हम अंतरंग में उपस्थित जो एकात्मक तत्व हैं उनकी तरफ जाते हैं। सबसे पहली बात है इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की अगर विशेषताएं पूछे तो भी आप इनकी विशेषताओं में ये लिख सकते हैं। इकहरी नागरिकता का अर्थ है कि पूरे भारत की एक ही नागरिकता है, बिल्कुल सही है।
संघात्मक संविधान जो होते हैं वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, यानी वहां का जो राज्य होता है, राज्य का नागरिक अलग होता है और वो अपने देश का नागरिक भी होता है। जैसे अमेरिका में है तो जैसे मान लो वो राज्य का नागरिक भी है और अपने अमेरिका के नागरिक भी है। लेकिन अपने यहाँ पर यह नहीं है कि जैसे कोई राजस्थान का है तो वो राजस्थान का नागरिक भले ही के, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है जहां पर दोहरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं होती है। संपूर्ण भारत के लोग भारत के नागरिक होते हैं। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान रूप से अधिकार प्राप्त है। तो इसका मतलब इकहरी नागरिकता हो गई, तो इसका मतलब अपने भारत का संविधान एकात्मक हुआ कि नहीं हुआ। भारतीय शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था में आ गई। दूसरी बात, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में है। अब शक्तियां जो है, अभी अपन ने पढ़ा था कि संघ सूची में 97 है और संवर्धी सूची में 47 है, राज्य सूची में 66 विषय है जिन पर सरकार एक पर संसद कानून बनाती है। और जैसे मानो संघ सूची में 97 है जिस पर संसद कानून बनाती है, संवर्धी सूची में 47 है जिन पर राज्य सरकार और यानी संघ सरकार है या केंद्र सरकार है मिलकर के कानून बनाती है। 66 विषय है वो राज्य सूची में आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो ये दोनों हालांकि दिखने में ऐसा लगता है कि शक्तियों का विभाजन है, लेकिन जैसे संवर्ती सूची है तो संवर्ती सूची पर अगर मान लो कोई राज्य सरकार कानून बनाती है तो उस कानून को केंद्र सरकार है वो निरस्त कर सकती है। दोनों में कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है संवर्ती सूची में। राज्यों द्वारा निर्मित कानून है वो निरस्त माना जाता है। और राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची पर सामान्य रूप से जो राज्य का विधानमंडल है वो इस पर कानून बनाएगा, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थितियां आ जाती है तो उन पर वह संसद भी कानून बना सकती है। अगर मान लो आपातकाल लागू हो गया, जैसे संविधान की 352, 356 और 360, जैसे सशस्त्र आक्रमण हो गया है या कोई राष्ट्रपति शासन हो गया है या वित्तीय आपात लागू हो गया है तीनों संविधानों के अंतर्गत 352, 56 और 60 के अंतर्गत, तो उस समय पर जो है केंद्र सरकार उस राज्य का कानून बनाएगी। तो इस प्रकार क्या है, तो इसके माध्यम से यही बात हुआ कि अंतिम शक्ति किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि अपने भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरी बात है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान जो है संघ से पृथक होते हैं, अलग संविधान होता है, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी शामिल है, यानी अपने भारत में किसी राज्य का पृथक संविधान नहीं है। वैसे अगर हम जम्मू कश्मीर का संविधान है वो अलग था, वहां पर अलग है भी, लेकिन वो भी क्या है, वो भी केंद्र के अधीन है। बाकी किसी भी राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस राज्य का कोई अलग से संविधान हो। तो संघ शासन व्यवस्था में क्या होता है कि अपने राज्य का अलग संविधान भी होता है। तो ये व्यवस्था अपने इसमें नहीं है। चौथी बात है कि केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में के परिवर्तन में समर्थ। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार है वो किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है। अगर संघ व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमाओं में उसकी सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमारा संविधान है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 3 है वो हमारे संविधान को, हमारी संसद को पूरा अधिकार देता है। क्या देता है कि वह किसी भी राज्य को, उसके कोई प्रदेश को पृथक करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकती है। जैसे अभी अपने तेलंगाना बना, आपने जैसे मान लो जम्मू कश्मीर, इसमें भी परिवर्तन किया गया। तो ये परिवर्तन अगर मान लो संसद को अधिकार ही प्राप्त नहीं होता तो वो कैसे कर सकते थे। इसलिए अपने भारतीय संविधान में जो है ऐसा नहीं है कि उससे राज्य से सहमति लेनी पड़े या वो मना कर दे राज्य तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकते हैं। किसी भी राज्य के क्षेत्र में या किसी भी राज्य में किसी भी स्थान को किसी जैसे जैसे अंतरराज्य पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य में से यदि किसी क्षेत्र को मिलाना या हटाना हो तो भी सरकार है वो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो समर्थ होती है उस प्रकार का कानून बना करके, और मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति की सलाह से वो कानून बना सकती है। तीसरी बात है कि राज्य की सीमाओं और उसके नाम भी बदले जा सकते हैं। तो ये तीनों व्यवस्थाएं हैं। इसका मतलब है इन पर जो व्यवस्था है वो किसकी है, केंद्र की है। केंद्र इनमें परिवर्तन कर सकती है, तो फिर वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ हुई। पांचवी बात है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था है वो भी एक ही है,
संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। संघ शासन जितने भी होते हैं उनमें राज्यों का कानून अलग होता है, उनमें न्याय व्यवस्था होती है, और संघ की न्याय व्यवस्था अलग होती है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है। अपने जैसे अमेरिका में जो दोहरी न्याय व्यवस्था है, लेकिन अपने यहाँ पर कोई दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन भी एक पिरामिड के रूप में होता है। वो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में होते हैं। किसमें होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में होते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो अगर कोई राज्य सरकार या किसी भी राज्य का हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां पर अपील कर सकता है। लेकिन संघीय व्यवस्थाएं जहां पर होती है तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं इतनी नहीं होती है। छठी बात है कि संकट काल में एकात्मक शासन है। तो हमारे संविधान में राष्ट्रपति को 352, 356 और 360 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है। 352 जहां पर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, किसी देश का आक्रमण हो जाता है, तो पूरे भारत की जो शक्तियां हैं, पूरे भारत के जो राज्य हैं, वो केंद्र से संचालित होते हैं। अगर कोई राज्य जो है 356 के अंतर्गत क्या होता है, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था जो है संविधान के अनुसार नहीं चलती है तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करके और उसे केंद्र सरकार के अधीन कर सकती है। अगर राज्य में वित्तीय आपात हो जाता है, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है, वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, तो भी यानी जो है वो संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था है वो केंद्र के अधीन हो जाती है। तो इस प्रकार की ये संकट काल में राष्ट्रपति है, इस प्रकार ये एकात्मकता के लक्षण है। और क्या है? 352 के अंदर राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में पड़े सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। 360 में जो वित्तीय संकट आ जाता है तो उसमें वित्तीय संकट में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। अगर हम सातवीं व्यवस्था देखें, सातवां पॉइंट देंगे तो महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था भी है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर एक ही व्यवस्था है, जैसे अखिल भारतीय प्रशासन और पुलिस सेवाएं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेवाएं हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, वो सारे देशों में जो है केंद्र के अधीन होते हैं। जितने भी जो अपने राज्य हैं उनमें केंद्र के अधीन होते हैं। राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अन्य अखिल भारतीय सेवाएं भी स्थापित। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को एक अधिकार है जिसमें 2/3 बहुमत के द्वारा वो एक नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। तीसरी बात है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की जो लेखा परीक्षा है या लेखा सेवा का आयोजन है वो भी एक केंद्रीय सेवा है, वो भी एक सेंटर के अधीन है। तो यूं कह सकते हैं कि इसमें भी जो है ये भी एकीकृत व्यवस्था है, तो इसमें संघीय व्यवस्था नहीं है। संघीय शासन में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती है। आठवीं इसकी व्यवस्था के संदर्भ में ये तर्क दिया जा सकता है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो वो अपने आप ही राज्य नियुक्त करते हैं, ऐसा नहीं है। सेंटर नियुक्त करके और वो अपना एक आदमी भेजती है। तो इसका मतलब है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अगर राज्यपाल जो है संविधान के अनुकूल काम नहीं करता है या तो उसे हटाया जा सकता है। राज्यपाल का जो है वो परिवर्तन करके दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार राज्यपाल है वो एक सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, इसमें भी एकात्मकता है। कैसे है? देखिए, संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र जो है राज्यों पर छाया रहता है। यानी केंद्र को क्या करता है कि राज्यों को कुछ अनुदान देते हैं, उनका निश्चित अनुदान होता है। कुछ राज्यों को तो विशेष दर्जा भी दिया होता है और विशेष दर्जा वाले राज्यों को केंद्र वो ज्यादा सहायता देता है। तो इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में भी क्या है कि राज्य वो केंद्र पर निर्भर करते हैं और वो आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण राज्य जो है एक स्वायत्त, राज्यों की जो स्वायत्तता होती है, या यूं कह सकते हैं कि राज्यों में कोई स्वायत्त शासी निकाय एक राज्य नहीं है, वो एक सेंटर के अधीन ही एक निकाय है। 10वीं बात है कि राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा में जैसे प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विश्व के संघों में प्राय जितने भी छोटे बड़े सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहां पर जनसंख्या नहीं दी जाती, देखी जाती, वहां पर राज्य नाम देखा जाता है कि ये फला स्टेट है तो इस स्टेट का भी बराबर होगा, लेकिन वहां के आकार में जनसंख्या पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन भारत में राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। इसलिए इसमें भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाले लक्षण नहीं दिख रहे हैं। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। अब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक पारित करता है तो भी वो स्वीकृति के लिए कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। विधानसभा द्वारा कोई भी पारित विधेयक है वो राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है। कहां पे? संघीय व्यवस्था में। किंतु
कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति मिलने पर ही वो कानून बनता है। तो यूं कह सकते हैं कि राज्य है वो पूर्णतः संप्रभु नहीं है, राज्य में पूर्णतः संप्रभुता की शक्ति तो है ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि वहां पर संघीय शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान भी है, अपना जो संविधान है वो परिवर्तनशील भी है। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है, संविधान और साधारण कानून में अंतर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में भी ऐसे कई अनुच्छेद है जिनका संशोधन है वो साधारण बहुमत से हम कर सकते हैं। यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन जैसे अनुच्छेद 368 है वो भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। तो उसमें भी यानी ये व्यवस्थाएं की गई है कि किस प्रकार है वो संशोधन भारत के कानूनों में किया जा सकता है साधारण से, यानी जैसे मान लो केंद्र सरकार के द्वारा। और तीसरा जो संविधान संशोधन है, कुछ ऐसे संविधान संशोधन कार्य होते हैं जिनमें राज्यों का बहुमत भी या राज्यों की स्वीकृति भी ली जाती है। तो ये सभी क्या है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। 13वीं व्यवस्था है कि केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। अगर कोई दो राज्यों में मतभेद हो जाता है तो उनका निवारण भी केंद्र करता है। संघ और राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो सक्षम है। केंद्र सरकार के पास वो समन्वयकारी शक्तियां हैं, उनका कोऑर्डिनेशन करने में जो है वो केंद्र सरकार काम करती है। केंद्र सरकार ही वित्तीय आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। जितने भी वित्त आयोग का गठन करना, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन करना, ये सब काम है वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार यूं कह सकते हैं कि इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था ही है। तो एकात्मक और इसमें हम देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि जैसे वो तो थे अंतरंग के तत्व, यानी अपने जो संविधान में दिए गए हैं। अब जो है वो प्रैक्टिस में क्या है, व्यवहार में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान, भारत की सरकार, भारत में शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो हम एकात्मक शासन व्यवस्था के लिए बहिरंग में उपस्थित तत्वों को देखते हैं। पहली बात प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। हमारे यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका व्यक्तित्व जो है वो करिश्माई है, प्रभावशाली रहा है। और प्रभावशाली व्यक्तित्व में जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, श्रीमती इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, नरेंद्र मोदी है, ये निश्चित रूप से प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है। और इन्होंने भारत को एक राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्र दृष्टिकोण प्रदान किया है। इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरी जो है योजना आयोग। योजना आयोग का जो निर्माण है वो 1950 में हुआ था, उसका गठन हुआ था। भारतीय संविधान में ये नहीं था, लेकिन योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे। और योजना आयोग के महत्व के संदर्भ में प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है, होता था, अब तो नहीं है। लेकिन योजना आयोग ने अपने कार्य का विस्तार किया और वस्तुतः रक्षा को छोड़ करके सारे क्षेत्रों में निर्णायक बन गया। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर जो है वो नीति आयोग जो है लागू हो गया। नीति आयोग का अस्तित्व है, अभी वर्तमान में नीति आयोग है। नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरी बात है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की भांति ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद योजना है व्यवस्था की एक शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। और जितने भी विकास के काम होते हैं वो उसी के द्वारा यानी वेरीफाई होते हैं, अनुमोदित होते हैं। योजना आयोग द्वारा निर्मित और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बन जाता है। योजना आयोग या यूं कह सकते हैं कि नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के द्वारा जो भी योजना या कार्यक्रम स्वीकृत होता है वो एक कार्यक्रम शासकीय या राजकीय कार्यक्रम बन जाता है। मुख्यमंत्रियों के भ्रष्ट आचरण के आरोप और जांच के केंद्र में भी केंद्रीय एजेंसियां काम करती है। अगर मान लो अपने कुछ अन्य भी जैसे केंद्रवादी तत्व है, जैसे आज भी स्थिति यही है, जैसे अधिकांश मुख्यमंत्री या कोई मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में सिद्ध हो जाता है तो उनके लिए भी सीबीआई की तरफ से जांच होती है। और वो सीबीआई केंद्र के निकाय है। सीबीआई किसका है? केंद्र का निकाय है। यानी यूं कह सकते हैं कि उनकी जांच है वो केंद्र से ही होती है। तो इन जांच एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण तो है, इसके साथ ही अतिरिक्त समय समय पर ऐसी अनेक राजनीतिक स्थितियां भी होती है जिनके आधार पर केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को केवल प्रभावित नहीं करती, नियंत्रित भी करती है। तो कई स्थितियां जो है उसमें क्या है कि इसको नियंत्रित किया जाता है। 1947 से 1949 के काल में भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था
तो संघात्मक शासन व्यवस्था के 3 मॉडल हमारे सामने उपस्थित थे। 3 मॉडल, एक तो सहयोगी संघवाद, एकात्मक संघवाद और सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था। तो एकात्मक संघवाद को तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम सहयोगी संघवाद को देखते हैं कि ये सहयोगी संघवाद क्या है। प्रश्न आ सकता है कि सहयोगी संघवाद क्या है। भारत में, भारतीय संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में सहयोगी संघवाद की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये ध्यान होना जरूरी है। भारत में सहयोगी संघवाद देखिए, भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। समवर्ती सूची का एक विषय है सामाजिक और आर्थिक नियोजन। अगर प्रश्न आ जाता है सामाजिक और आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का है। इस आधार पर समवर्ती सूची का अर्थ है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, दोनों मिलकर के कानून बनाती है। इस आधार पर योजनाबद्ध विकास हेतु योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई और योजना के संबंध में अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रीय विकास परिषद को दिया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद है वो कार्यक्रम में सबसे बड़ी संस्था जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही है। इसके द्वारा जो कानून बनता है वही कार्यक्रम जो है शासकीय आदेश के रूप में प्रसारित हो जाता है। वित्त आयोग की गठन, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन कहाँ होता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। और प्रति 5 वर्ष बाद स्थापित होने वाला वित्त आयोग भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू संचालित करने के लिए एक सुझाव देने वाली संस्था। तो ये सहयोगी संघवाद यही है। सहयोगी संघवाद जिसमें क्या है कि जैसे योजना आयोग में जैसे समवर्ती सूची एक सहयोगी संघवाद की व्यवस्था है। सहयोगी संघवाद ही नहीं, उसमें राज्य का सहयोग भी होता है, केंद्र का सहयोग भी होता है। ये सहयोगी संघवाद है। वित्त आयोग में भी क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय व्यवस्था का आदान प्रदान है, सुचारू संचालन है, वो सभी वित्त आयोग के अंतर्गत आता है। एक अंतर्राज्यीय परिषद है, ये भी सहयोगी संघवाद क्या ही एक निकाय है। ये अनुच्छेद 263 में है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसमें है? अनुच्छेद 263 में है। 280 में वित्त आयोग का है। और अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में या राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा करना। जैसे 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बार स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे IAS IPS जो है, 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। प्रथम भारतीय प्रशासन सेवा, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा। और इन सेवाओं के पदाधिकारी है होते हैं वो केंद्र सरकार के क्षेत्र और राज्य सरकार दोनों में नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसे मान लो जो IAS और IPS होते हैं, इनको भारत में कहीं भी स्थापित किया जाता है जिसमें केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, वहां भी होते हैं ये, यानी जैसे संघ शासित क्षेत्रों में भी होते हैं या केंद्र शासित क्षेत्रों में भी होते हैं, और राज्य सरकारें जहां होती है वहां भी ये IPS होते हैं। लेकिन इनका नियंत्रण कौन करता है? वहां से होता है केंद्र सरकार से। और व्यवहार में इन सेवाओं ने सहयोगी संघवाद और एकात्मवादी संघवाद को एक महत्वपूर्ण रूप में काम किया है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अगर प्रश्न पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात की गई है। और राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और सबसे अंत में सरकारी आयोग जिसने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी, इन सब की सिफारिशों ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर बल दिया था कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। यह सरकारी आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका निर्माण तो 1990 में हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 1990 में हुई है। और 1987 तक जो है 3 प्रकार के आयोग, राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारी आयोग, तीनों ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के सुझाव दिए। इन सब की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग की स्थापना की गई। और लेकिन व्यवहार में मई 1990 तक जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की गई थी। और इस परिषद की स्थापना 25 जून 1990 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 जून 1990 को जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए योजना आयोग का भी वही होता था, नीति आयोग का भी वही है, और अंतर्राज्यीय परिषद है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति द्वारा परिषद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में से 6 सदस्य है वो मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है अंतर्राज्यीय परिषद के लिए। ये अंतर्राज्यीय परिषद है। अंतर्राज्यीय परिषद का काम आप जानते हैं क्या काम है? अंतर्राज्यीय परिषद का काम है वो जैसे 2 राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, केंद्र या राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है, तो उनके संबंध में या उनकी आर्थिक जो व्यवस्था होती है, उनका आर्थिक बंटवारा होता है, उनके संबंध में जो है उनका निर्णय किसके माध्यम से होता है? अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से ही होता है।
उम्मीद करता हूँ ये पाठ अच्छे से समझ में आया। अच्छे से समझ में आया तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपको पाठ कैसा लगा, पाठ में आपको कहाँ समझ में आया, कितना समझ में आया, क्या पाठ अच्छे लग रहे हैं, क्या इसी रूप में प्रस्तुत किए जाना चाहिए या कोई और तरीका होना चाहिए। तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि उस पर भी विचार किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के उज्जवल भविष्य के साथ, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, जय हिंद, जय भारत।